सभी को जोहार, नमस्कार, प्रणाम। हमारे साथ हैं डॉक्टर पार्वती तिर्की। पार्वती तिर्की गुमला के रहने वाले हैं और जिन्होंने गुमला से ही 12वीं की पढ़ाई की और फिर वो BOT चली गई और वहाँ से उन्होंने कुरुख लोकगीतों पर PhD की, शोध प्रबंध किया और उसकी जो प्रवेश परीक्षा थी PhD की, उसमें वो प्रथम आए थे। तो ये बहुत ही मतलब हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है कि भाई यहाँ से जाके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाके किसी एंट्रेंस परीक्षा में वो प्रथम आए। तो उसी समय से मैं इनको जानता था जब ये लाइव में आई और इनके जो गाइड थे PhD गाइड वो आशीष त्रिपाठी जी हैं, डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। ये वही आशीष त्रिपाठी जी हैं जिन्होंने हमारे और एक कवि अनुज लुगुन के भी वो गाइड रहे हैं और वो आज अनुज लुगुन भी पूरे देश भर में जाने जाते हैं और उसके अगले कड़ी के रूप में पार्वती तिर्की को और सारे लोग भी हैं। लेकिन आज हमारे बीच पार्वती तिर्की हैं। उनकी पहली कविता संग्रह फिर उगना प्रकाशित हो चुकी है। उसे प्रलेख प्रकाशन ने उसे नवलेखन पुरस्कार से सम्मानित किया। उनकी कई रचनाएं पार्वती जी की देश की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है, हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि उनके देश के कई संस्थाएं, रजा फाउंडेशन हो या साहित्य अकादमी हो या और दूसरे संस्थान, उनको बीच बीच में आदिवासी मुद्दों पर, आदिवासी समस्याओं पर, आदिवासी साहित्य पर बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। पार्वती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को जोहार। जैसा कि यह सेशन है फिर उगना अपने काम पर, आदिवासी जीवन और जनजीवन के प्रभाव पर बातचीत की, लेकिन यह फिर उगना पर बस बातचीत नहीं है, उसके अलावा सर के काव्य संग्रह जंगल पहाड़ के पाठ पर भी बातचीत है। तो हम सब पहले इसी विषय पर बात शुरू करेंगे कि जंगल पहाड़ के पाठ शीर्षक कैसे चुना। तो सबसे पहले तो बता दूं कि ये जंगल पहाड़ के पाठ क्यों आया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं, मतलब मैं अभी 70 का पहुंच रहा हूं, तो हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं वो जिस समय स्कूल कॉलेजों में रह रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उस समय जो हमारी सामाजिक या दूसरी जो भी स्थिति रही है, आदिवासियों के प्रति आज की तरह उदार नहीं रही थी। तो वहाँ भी जो भी चाहे नौकरी के सिलसिले में या स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के लिए जो भी उपेक्षा या अपमान या और जो कुछ भी मिला, वो अपने अंदर एक आग की तरह जलता रहा। और मेरे मन में यह हमेशा सवाल उठता रहा था कि भाई ये आज भी जैसे हमारे हिंदुस्तान में कई लोग, हमारे समुदाय के लोगों को ना तो कई लोग आदमी भी नहीं मानते हैं, सामान्य नागरिक भी नहीं मानते हैं। तो उस समय की स्थिति और भी बुरी थी। तो इन सवालों ने मुझे अपने धरती से, मतलब तब ये दक्षिण बिहार था और इसका जो बृहत इलाका था उसको गोंडवाना का भौगोलिक दृष्टिकोण। तो ये जो मैं जब साहित्य पढ़ना शुरू किया, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से ये कहिए कि मैं बहुत बचपन में ही साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया था, करीब छठवीं क्लास से। तो 8वीं 9वीं क्लास तक आते आते साहित्य के बारे में जो भी मेरी एक समझ बन गई थी वो ये थी कि आदमी
जहाँ रहता है, जिस परिवेश में रहता है, उसकी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, आध्यात्मिक जो परिवेश है, उसके बारे में जो रचना लिखी जाती है, उसमें जो आलोड़न हो रहे हैं, उसमें जो उथल पुथल हो रहे हैं, उसके बीच में जो संघर्ष हो रहे हैं, उसके बारे में जो भी रचना लिखी जाती है, वही साहित्य कहा जाता है। तो मैं जो साहित्य पढ़ रहा था, तो चाहे हिंदी का हो, चाहे अनुदित में मैं बांग्ला, मराठी या कुछ मलयालम की रचनाएं भी पढ़ रहा था, तो उसमें मैं देख रहा था कि ये जो झारखंड है या यहाँ का जो आदिवासी आदमी है, वो उस साहित्य में गा रहा है, कविता, कहानी, उपन्यास में गा रहा है। ठीक है, बहुत बाद में बांग्ला में कई तरह से आए, और सबसे बड़ी बात है कि वो माँ शिवका देवी के उपन्यास अरण्य अधिकार से ये लाइमलाइट में आदिवासी आया, और उसके पूरे हिंदुस्तान में चर्चा होने लगी। तो ये जो सवाल थे कि भाई मैं अपने जंगल पहाड़ का पाठ, ये जो झारखंड कह रहा है, इसको कैसे एक आत्मसम्मान की दृष्टि से देखूं, ये जो सवाल था, तो उसी सवाल ने मुझे इंस्पायर किया, प्रेरित किया कि मैं इस जंगल पहाड़ के जो बातें हैं उसको समझूं। और आज सवेरे से मैं देख रहा हूं कि चाहे देवदत्त जी हो या अभी हो, बहुत सारे लोगों ने जंगल के बारे में सौभाग्य से अच्छी अच्छी बातें कही हैं और जंगल के बारे में सोचा है, तो ये एक अच्छी बात आई है। जंगल बहुत कुछ कहता है, जंगल से जीवन है। जैसे सखुआ पेड़ की बात की जाए, सखुआ जहाँ बढ़ते हैं वहाँ उसकी जड़ पर रुगड़ा और खुखड़ी भी बढ़ते हैं। तो एक तरह का सहजीवन की पारिस्थितिकी, और उस पारिस्थितिकी से आदिवासी सीखते हैं कि एक समूह दूसरे समूह से, एक मनुष्य दूसरे जीव से कैसे साहचर्य से जीवन जी सकता है। जंगल यही सिखाता है। अच्छी बात है। ये एक चीज तो क्या है कि जब ये सबसे बड़ी दिक्कत हमारे हिंदुस्तान में ये हुई, हमारे भारत में ये हुई कि जो पश्चिमी विद्वानों ने जो कुछ लिखा या उन लोगों ने जो भी सिद्धांत तय किए या जो कुछ भी उन लोगों ने आदिवासियों के बारे में कहा, उसी को भारतीय विद्वानों ने भी उसी तरह से दोहराया। और वास्तव में आदिवासी जीवन क्या है, उसकी तकलीफें क्या है या उनकी मूल सोच क्या है, और उसका जो साहचर्य बोल रहे हैं आप, उसके जो धरती से या प्रकृति से उसके जो अंतर संबंध है। और एक शब्द मैं बोलता हूँ कि ये जो उनके जो गर्भनाल संबंध है, ये मैं खास तौर से ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आदिवासी जो है अपनी प्रकृति से और धरती से इस गहराई से और इतनी आत्मीयता से जुड़ा हुआ है, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का आदिवासी हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे केरल का हो, और इतने ही नहीं, चाहे वो अमेरिका का रेड इंडियन हो, चाहे अफ्रीका का नीग्रो हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का ओरिजिनल हो, तो वो चाहे मावरी हो न्यूजीलैंड का, वो सारे लोग कहीं ना कहीं जो उनका रिश्ता है धरती से वो बहुत ही सम्मानजनक है, बहुत ही उसको आत्मीय ढंग से उसका उपयोग करते हैं। उसको वे लोग उपभोग की वस्तु नहीं मानते। ये जो बाकी से धरती है, जो सभ्य समाज, ये पेड़ हुआ, धरती हुआ, यहाँ से उगने वाला हर चीज को उपभोग की वस्तु मानता है। तो ये आश्चर्य की बात है कि पूरे दुनिया के आदिवासी जो हैं वो इसको उपभोग की वस्तु नहीं मानते हैं। तो ये धीरे धीरे बहने जाना, और आज मैं
पूरी दृढ़ता के साथ कहता हूँ कि आज ऐसी बात है। तो इसी बात ने जो सभ्य समाज से मिली उपेक्षाएं या अखबारों में जो बात कहा जाता कि ये विकास विरोधी है या दूसरी तरह की बातें कही जाती थी, तो इसके प्रति प्रयास आदिवासी पक्ष को रखने के लिए या आदिवासी भावनाओं को रखने के लिए, आदिवासी विचारों के लिए को रखने के लिए मैंने लिखना शुरू किया। जंगल जो दृष्टि देता है, उस दृष्टि के लिए, उस दृष्टि को सामने रखने के लिए आपने जो संग्रह लिखा, जंगल पहाड़ के पाठ लिखे, उस पाठ में एक कविता है मांदर। उस संदर्भ में कौन सी कोई मांदर तो मांदर, तो जैसा कि मैं जानता हूँ जो हम लोग बचपन से जुड़े रहे हैं, मैं बचपन में नाचना गाना हमारे बहुत सारे लोग करते थे। तो चाहे शादी ब्याह में नाचने की बात हो, बारात बैठने के लिए उनका स्वागत के लिए, चाहे और भी किसी समय, तो वो एक चीज़ मैंने ध्यान दिया कि जो हमारा जो ढोल नगाड़ा और मांदर के साथ में जो कुछ भी बजता था वो एक लय में होते थे, और जो गीत गाए जाते थे ना, वो सैकड़ों लोग गा रहे हैं, उनके स्वर एक तान से होते थे, और उनके जो कदम होते थे, स्टेपिंग जो होते थे, एकदम इतने डिसिप्लिन्ड और इतने लयबद्ध एक गति में होते थे कि वो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो ये चीजों के बीच में जो ये मांदर है, उसकी जो धुन थी बहुत तो मधुर होती थी, और मैंने एक गीत में हमारे बुजुर्ग को गाते हुए सुना कि मांदर खरीदने से ऐसा लगता है कि जैसे हमने हमारे पास पत्नी लाया है या प्रेमिका लाया है, ऐसा लगता है। लेकिन जब मांदर जब फूट जाता है या टूट जाता है तो ऐसा लगता है कि हमारी प्रेमिका का या पत्नी का देहांत हो गया है। तो ये सारी चीज़ें को मैंने उस अपनी जो मांदर कविता में है, जो पूरे आदिवासी जीवन है उसको कैसे जुड़ा हुआ है, हर मौसम में अलग अलग ताल में गाते हैं और किस तरह से अनुशासनबद्ध रहते हैं, ये सारी चीज़ों को मैंने उसमें लिखने का प्रयास किया है। तो ये तो ठीक है मेरी कविताओं की बात, लेकिन यहाँ पर बात है आपकी भी जो पुस्तक है फिर उगना, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा की जाए। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, हम लोग आपस में अलग अलग बात करते रहेंगे एक दूसरे की। तो ये जो फिर उगना, तो ये आपने ये फिर उगना आपने शीर्षक क्यों दिया? जी, मेरे काव्य संग्रह का शीर्षक फिर उगना मेरी कुड़ुक भाषा के खोरन शब्द से इंस्पायर है। ये खोरन शब्द का मूल अर्थ बनता है फिर उगना, लेकिन मैं इसके कई अर्थ लिखती हूँ। एक तो यह फिर उगने में जीवन है, फिर उगने में आदिवासी दर्शन है, फिर उगने में गतिशीलता है। जो सूर्य उगता है फिर डूबता है, उसी गति से आदिवासी अपने जीवन जीते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो जीवन है, उस जीवन को उन्होंने अलग अलग मौसमों के गीत और उसके राग में बांधा है, और वे उस लय पर यकीन रखते हैं। वे लय बारिश को भी लेकर आती है, उस लय से फसल उगते हैं, और इस जीवन का वो उत्सव मनाते हैं। वे हर वर्ष उत्सव मनाते हैं इस जीवन का। और इसके साथ ही ये शब्द उनके भाषा के संकट को भी मैंने देखते हुए चुना, क्योंकि अभी भाषाओं के संकट का दौर है। खोरन शब्द में जो ख होता है वो अधिक दबाव के साथ बोले जाते हैं, इसलिए उस शब्द के नीचे नुक्ता लगाया जाता है। भाषा विज्ञानी बहस करते हैं कि कुड़ुक भाषा किस परिवार की है, तो उसी किस परिवार की, उसके परिवार की खोज ने मुझे भी थोड़ा संशय में डाला। मैं खुद जानना चाह रही थी कि आखिर ये किस
परिवार का शब्द है क्या है, तो मैंने हिंदी कुड़ुक शब्दकोश मेरे हाथ लगा डॉक्टर अगापति तिर्की। तो वे बात करते हैं कि जो ये जो महाप्राण ध्वनि है वो ध्वनि कुड़ुकों की मूल शब्दकोश का शब्द है। जैसे उसी ख से खेखेल है यानी धरती, खच है यानी मिट्टी, खोरेन है यानी फिर उगना। आदिवासी इसी दर्शन की बात करते हैं, मिट्टी को बचाने की, धरती को बचाने की, धरती से प्रेम की, मिट्टी से प्रेम की। वे संघर्ष करते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं जंगल को बचाने के लिए, जंगल से प्रेम को बचाने के लिए। जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है प्रेम, उस मूल्य को बचाने के लिए उनकी वो जो दृष्टि है उसको मैंने ध्यान में रखते हुए इस संग्रह का शीर्षक फिर उगना रखा। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए दर्शकों ने भी आपकी बातों को समझा और तालियां बजाकर आपकी बात की सराहना की है। तो ये जो आपकी कविताएं हैं इसमें, तो कविताएं देखने से ऐसा लगता है कि आप जो अपने कुड़ुख परिवेश या कुड़ुख जनजीवन के जो अलग अलग तरह की घटनाएं हैं, अलग अलग तरह की जो परिस्थितियां हैं और जो दृश्य है हमारे बीच जीवन जीने के जो क्षण हैं, उसको आपने अपने अलग अलग कविताओं में व्यक्त किया है। जैसे खद्दी चांद आपने लिखा है, तो खद्दी चांद जनरली खद्दी हमारे दर्शकों को बता दूं को खद्दी मतलब ये आप लोग सरहुल के नाम से जानते होंगे, है ना, लेकिन इसको कुड़ुख में खद्दी कहते हैं। तो पार्वती जी ने जो मूल जो कुड़ुख शब्द है उनके माध्यम से फिर उसके बाद देखिए माखा उन्होंने लिखा है। एक कविता है माखा, माखा का मतलब होता है रात। एक कविता है खेखिल, खेखिल का अर्थ है धरती। तुम्बा, जेटंगी, लकड़ा, तो लकड़ा दैट इज टाइगर, वो बाघ होता है। तो बाघ कई लोग लकड़बग्घा कहते हैं, लेकिन लकड़बग्घा नहीं। और उसके बाद और एक कविता जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, पृथ्वी की दिशा में। तो वो पृथ्वी की दिशा में संभवतः आपने इसलिए लिखा क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जो हम अपना जो आदिवासी हैं, जो हम अपना जो काम करते हैं वो एंटी क्लॉक करते हैं, माने घड़ी के विपरीत दिशा में शुरू करते हैं उसको, है ना। तो ऐसा इसके बारे में कई लोगों से मैंने बुजुर्गों से जब जानने की कोशिश की तो ऐसा बताया जाता है कि देखिए आपकी धरती भी है वो घड़ी के विपरीत दिशा में जाती है और जो परिक्रमा होती है। तो ये हमारे पुरखों को पता था, इसीलिए वो सारे लोग इस तरह का काम करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो इस तरह से ये जो पार्वती जी ने जो उरांव जीवन है उसकी बहुत छोटी छोटी घटनाओं को बहुत ही बारीकी से अपनी कविता में देखा है। उसके बाद एक कविता है चाला टोंका, जिसको कि हिंदी में आप लोग यहाँ सरनाह स्थल लोग बोलते हैं, तो लेकिन उसको कुड़ुख में चाला टोंका कहते हैं। तिरियो है, फिर मघा है, तो और साथ ही साथ वो हिंदी में भी है। तो ढिचुआ ऐसे करके देखेंगे उस। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे जो सामाजिक व्यवस्था या जो हमारी सामाजिक परंपराएं जो आदिवासी खास करके कुड़ुख समाज में रही है, कुड़ुख समाज की अंतरंगता को या हम या कहिए कि कुड़ुख समाज की शिक्षा प्रणाली या शिक्षा व्यवस्था थी। तो आप कहेंगे कि भाई आपके यहाँ तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये शिक्षा व्यवस्था कुड़ुख लोगों के बीच कैसे आ गई। तो दोस्तों मैं बताऊं कि ये जो धुमकुड़िया, जिसको कि जोंक एड़पा या पिल्लो एड़पा भी कहते हैं, और वहाँ आपको जीवन जीने के लिए हर बातें सिखाई जाती है ना। कैसे नाचना है, कूदना से लेके आपको पर्व त्योहार करना है, कैसे लड़कियों को सिखाया जाके कैसे सजना संवरना है, कैसे चटाई बुनना है, कैसे बोझा ढोना है। लड़कों को सिखाया जाए कि हल बैल कैसे चराना है, शिकार कैसे करना है, मछली पकड़ना कैसे है, जो तारे निकल रहे हैं तो कितना समय हो गया, जाड़े में कौन सा तारा देखेंगे तो सुबह हो गई। तो ये सारी जो
आदिवासियों को अपने परिवेश में जीने के लिए जिस शिक्षा व्यवस्था में बोल रहा हूँ, जिस शिक्षा व्यवस्था में धुमकुड़िया ने सिखाया था, तो उसके बारे में भी पार्वती जी ने दो कविताएं इस पुस्तक में है उसकी। तो इस तरह से पार्वती जी ने अपनी कविताओं में जो हमारे आदिवासियों की जो भूली परंपराएं हैं या अच्छी बातें थी, जिसको कि आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से जिन परंपराओं को हम भूल गए थे, उसको फिर से पुनर्जीवित करने का और उसको फिर से नई पीढ़ी के बीच लाने का जो प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है पार्वती जी, है ना। हाँ सर, जब मैं अपने शोध कार्य में लगी हुई थी, चूंकि मेरा विषय था कुड़ुक आदिवासी गीत, जीवन राग और जीवन संघर्ष, तो मैं फील्ड वर्क के लिए निकली। फील्ड वर्क के दौरान मैंने 2 वर्ष तक लगभग कई गांव में घूम रही थी। तो नाना से मैं यही बात करती थी कि नाना आप धान के बीज बो रहे हैं, आप मुझे गीत किस्से दीजिए, मैं गीत और किस्सों के बीज बोऊंगी। अभी तो हम ना जंगल जा पाते हैं, क्योंकि जो अभी की जो शिक्षा प्रणाली है, जो हमारी परंपरागत शिक्षण संस्थान थे, ये दोनों बहुत अलग हैं। और वो जो हमारी जो शिक्षण प्रणाली थी, वो जो कुछ हमें सिखाती है, वो हमें एक इस तरह बेहतर मनुष्य बनाना सिखाती है। जैसे ढिचुआ पक्षी के बारे में, वे में किस्सों में पुरखों के जो किस्से कहे जाते हैं, उससे मालूम चलता है कि आदिवासियों ने किस तरह ढिचुआ पक्षी से साहचर्य निर्मित किया था। करम के त्योहार में जैसे धान के खेत जब बढ़ रहे होते और जब उनमें बालियां निकलती, तो उनको कीटों से खतरा होता था, तो वे करम की टहनी गाड़ते थे। उस टहनी पर, खेत के बीचों बीचों गाड़ी गई है टहनी, उस पे ढिचुआ पक्षी बैठती थी और वो कीट पतंगों की निगरानी करती थी। तो ये हमें कहाँ से सीखने को मिलेगा? ये प्राकृतिक तौर पे फसलों की सुरक्षा का जो उपाय उन्होंने ढूंढा था, ये उनके त्योहार में है, उनकी जीवन शैली में है। इसके साथ ही जब हदी चांद और करम चंदो ये कविताएं मैंने लिखी, ये भी गीत से इंस्पायर्ड है। नानी दादी जितने भी मेरे गांव में घूम रही थी, मैं सबको नानी दादी कहती हूँ, तो वो गीत गाते थे कि करम चांद उनके साथ अखड़ा में आता है, उनके साथ नाचता है, खद्दी का चांद आसमान में खिलता है, वह भी त्योहार में शामिल होता है। और इस तरह मैंने लोगों का प्रकृति के साथ एक तरह का सहियापन वाला संवाद देखा। एक गीत मैंने सुने जिसमें कोई कह रहा है, ओह काले बादल सफेद बादल बारिश क्यों नहीं ला रहे हो। इस तरह का संवाद मनुष्य और बादल के बीच मिलता है। तो ये सारी चीजें आदिवासी जीवन में जो मौजूद है, वे धुमकुड़िया और जंगल का व्याकरण और जंगल की भाषा सिखाती है, जो हमें ये अभी के जो शिक्षण संस्थान है वो नहीं सिखा पाएंगे और हम नहीं सीख पाएंगे। तो इससे जो एक गैप बन रहा था, इस गैप को मैं देख पा रही थी अपने रिसर्च के दौरान। तो ये बड़ा दुखद था कि खेल माखा यानी रात कैसे बने, इसकी भी कहानी कहते हैं। कहते हैं कि बहुत पहले जब धरती पर बस दिन होते थे, तो धर्मेश ने उन्हें रात दिए, इसलिए मनुष्य खेत में दिन में कोड़ता है, रात में आराम करता है। इस तरह जंगल के आसपास उन्होंने खेत बनाए, जंगल से साहचर्य निर्मित किया कि इतनी सी जमीन हमें खेती के लिए दे दो, जंगल आपका है। और शिकार के संदर्भ में कई बातें हुई, तो मैं ये भी बात कहना चाहूंगी कि जब वे शिकार पे गए तो उन्होंने मादा पशुओं का शिकार नहीं किया, और वे खेत में रोपा रोपने के बाद या फसल उगाने के बाद शिकार पे गए और जो पशु अधिक दिखते थे उसका शिकार करते थे। इस तरह वे जंगल की इकोलॉजी को भी बैलेंस करना जानते थे। तो ये सारी चीजें थी उनके जीवन में। तो इन सारी चीजों ने
मुझे लिखने के लिए भी प्रेरित किया और उनका प्रभाव भी मेरी कविताओं में ये स्पष्ट बहुत ही आता है। अच्छा प्रयास है आपका लोकगीतों को समझने के लिए। आप फिर आपने देखिए स्त्रियों के शिकार पर, आपके जन शिकार पर भी आपने कविता लिखी, और जो यहाँ की एक बहुत ही अच्छी परंपरा है, सहिया परंपरा, उसके बारे में भी आपने कविता लिखी है। तो जो सखुआ जंगल है उसके बारे में भी आपने गीत लिखा है, कविता लिखी है। रूपा के बाद जो है उसके बारे में भी आपने कविता लिखी है। तो मैं जो आप अभी बात कर रहे थे उसमें अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो ट्राइबल ज्ञान है, जैसे हमारे यहाँ आप धान की रोपा की बात कर रही थी, तो मैं याद आ गया अचानक, इसलिए मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ उधर भरनों में एक बुजुर्ग है। तो वो बुजुर्ग है कि वो धान बोने के पहले जो बीज है, धान का बीज को देखकर वो अगले 3-4 महीनों के बारिश का भविष्यवाणी कर देते हैं बीज को देखकर। और वो बीज को देखकर जो भविष्यवाणी करते हैं, आज तक वो पिछले 10-15 सालों से भविष्यवाणी कर रहे हैं। वहाँ के दोस्त लोग बतलाते हैं कि वो भविष्यवाणी लगभग 90-95% वो सटीक होता है। जैसे उसने कहा था कि इस बार की जो बारिश होगी, जो तीसरा पक्ष में थोड़ा बारिश होगा और पहले 2 पक्ष में थोड़ा कम, तो लगभग वैसा ही हुआ। तो आपने बहुत अच्छा काम किया कि लोक गीतों में जो भी हमारे ज्ञान है और जो भी बुजुर्गों के अनुभव हैं वो सहेजे हुए हैं, उनको आपने तो उस पर तो शोध कार्य किया ही और उसको लिखा। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपने ये लिखा, इस तरह का काम किया, आपके BHU में आपके गायक या आपके जो कलीग हैं, उन लोगों की कैसी प्रतिक्रिया रही है इसमें, इस तरह से चीज़ों को लिखा? तो जी, ये सारी चीजें उनके लिए नई थी। जैसे ईंद जतरा, ईंद मनाते हैं आदिवासी, तो वे कैसे एक टहनी में जो ईंद का जो छत्तर लगा होता है उसकी दिशा देखकर बारिश का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये इनके लिए नया था। वे काफी उत्सुक थे इन सारी चीजों को जानने के लिए कि चांद दोस्त हो सकता है, सूरज महुआ तोड़ने आ सकता है। गीत में जो ज्ञान थे और जो नई चीजें थी उनको उनकी जानने की उत्सुकता काफी थी। तो इसको लेकर अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली, वे और जानना चाहे। तो कुल मिलाकर जैसे कि मैंने कहा कि आशीष त्रिपाठी और आपके जो BHU के बहुत सारे सर हैं और दिल्ली के विद्वान हैं, आपकी जो शोध प्रबंध को या जो आपकी बातों से प्रभावित होकर या जानकर आदिवासी जीवन को समझने के लिए सेमिनार वगैरह और दूसरी गतिविधियों को उन लोगों ने तेज किया। और आज पूरे भारतवर्ष में जो आदिवासी जो परंपराएं हैं या आदिवासी जीवन शैली है, उसको देखकर जो सभ्य समाज ने विकास, सभ्यता, शिक्षा, तकनीक या विज्ञान को लेकर उनके अंदर कहीं कहीं पर गलतियां हुई हैं, उसको वो सुधारने का भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं बता दूं कि पहले मोटा अनाज कोई खाता नहीं था, कोडो मुड़वा कौन खाएगा, ये आदिवासी लोग, गरीब लोग खाता है। लेकिन आज देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की है और वो पूरे भारत में, पूरी दुनिया में ये मिलेट ईयर मनाया जा रहा 2023 को। तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं, दूसरे लोग, उन लोगों को भी आज ये एहसास हो गया कि आदिवासियों के पास जो ज्ञान है, या ज्ञान नहीं बोलूंगा, उनके अनुभव हैं, जो क्योंकि उन लोगों ने लगातार अपने अनुभवों से सीखा है। और आप हैं यार, आप जैसे आपके और साथी जो नई युवा पढ़ी, आपके अनुज हैं, जसविता है और दूसरे लोग हैं, आप लोगों जो अनुभव को सहेज रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारी पीढ़ी को दूसरी तरह की बातों को
चाहे रामदयाल मंडा हो या रोज करकट्टा हो या ग्रेस दी हो, तो इन लोगों को हम लोग को जरा दूसरी तरह की बातों में संघर्ष में गुजरा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने भी कोशिश की, हमारे लोगों ने भी कोशिश की, है ना। जैसे ग्रेस दी ने जनी शिकार पर लंबी कविता लिखी है, रामदयाल मंडा जी ने भी जो हमारे आधुनिक प्रभाव पढ़ रहे थे उसके बारे में भी उन्होंने अपने रचनाओं में काफी कुछ लिखा है। तो मुझे आप एक प्रिय कविता, एक जो सबसे आपकी संग्रह से जो सबसे अच्छी लगती हो, तो उसका जरा पाठ कर दें हमारे दर्शकों को, जो सबसे अच्छी आपको लगती होगी उसके सुना। पाठ करने से बेहतर मैं कविता, एक है मेरी कविता जो मुझे भी पसंद है बहुत ज्यादा, लकड़ा। दरअसल लकड़ा कविता का, लकड़ा का अर्थ है बाघ। तो आदि बाघ, लकड़ा यानी बाघ, लकड़ा यानी टोटेम। आदिवासी एक विश्वास, उन्होंने जंगल के साथ, जंगल में जो भी जीव जंतु थे, वनस्पति थे, उसके साहचर्य में एक विश्वास डेवलप किया, जिसके आधार पे वे कहते हैं कि मैं लकड़ा के परिवार से हूँ, मैं कुजूर के परिवार से हूँ, मैं टुप्पो के परिवार से हूँ, मैं तिरकी के परिवार से हूँ। तो ये काफी, ये जो सहजीविता उन्होंने, सहजीवन विकसित किया था, ये बहुत अद्भुत है। और इसके साथ ही जैसे कहा जाता है कि आदिवासी विकास विरोधी है, तो इस कविता के साथ मुझे इससे पहले अनुज लुगुन की कविता बाघ प्रकाशित हुई थी, वो ध्यान में आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि बाघ दो तरह के, एक जंगल का बाघ, जब जंगल खत्म कर दिए गए तो वो बाघ शहर की ओर चला गया। और मुंडा दर्शन में इस बात का जिक्र है कि कुनैल, चानर बानर, उलट बघा, कि बाघ की जब भूख बढ़ जाती है तो वो अपने ही लोगों को खाता है। तो एक दर्शन, आदिवासी पहले भी उस दृष्टि को देख पा रहे थे कि मनुष्य की भूख यदि अधिक बढ़ेगी तो वह कैसा हो सकता है, वो मनुष्य खोर हो सकता है, वो जंगल खोर हो सकता है। तो ये बात है। और सर आप बात कर रहे थे तो मुझे ये बात भी याद आई, आपने सभ्य शब्द का इस्तेमाल किया। सभ्य कौन है, सभ्य क्या है? आपने एक किताब भी लिखी है, सभ्यों के बीच आदिवासी। कई बार आदिवासियों को कहा जाता है कि वे नहीं जानते, वे असभ्य हैं, जंगली हैं। मैं हम लोग चाहते हैं कि आप एक कविता आप सुना दीजिए, है ना। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे हम लोग। एक कविता सुनाइए, फिर बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि समय भी शायद हो रहा है, कुछ हम लोग सवाल जवाब भी करेंगे, है ना। मैं लकड़ा कविता ही पढ़ूंगी। अपनी कविता एक आप सुनाइए। हे भाई, तुम क्यों मेरा रास्ता रोकते? मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। जंगल से गुजरते हुए बाघ से सामना होने पर किसी ने ऐसा कहा। फिर बाघ ने उसका रास्ता कभी नहीं रोका। उस दिन से बाघ और मनुष्य एक कुल के हुए। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हालांकि बहुत बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, विषय हैं, लेकिन साहित्य के माध्यम से आदिवासी जीवन को और जो एक वर्तमान प्रगति है या वर्तमान विकास है या सभ्यता है, और जो विकास से उठी हुई बहुत सारी जो जटिलताएं उभर रही हैं, समस्याएं उभर रही हैं, उसके बारे में आदिवासियों को बहुत पहले से ही उनको सब एहसास रहा होगा और वो उसका विरोध करते रहे हैं। और आज ये अच्छी बात है कि मैं जहाँ भी कई जगह मीटिंग वगैरह में भी जाता हूँ तो सभी जगह एक बात लोग कहते हैं कि सर प्रकृति को बचानी है, धरती को बचानी है। तो ये आज से जब हम
जब आपने कविता लिखनी शुरू की थी तो उस समय मुझे कहा जाता था कि क्या तुम ये पर्यावरणवादी वाला कविता लिख रहे हो, ये क्या जंगल जंगल लिख रहे हो जंगा भाई, इस तरह की बातें मुझे कही जाती थी। लेकिन आज जब मैंने लिखना शुरू किया और आज 40 साल हो रहा है, नई पीढ़ी भी आ रही है, दुनिया बदल रही है तो रह रही है, तो उस बीच ये जो आदिवासी साहित्य है या आदिवासी विचार है या आदिवासी जीवन को समझने की जो एक उदार और गंभीर कोशिश चाहे इस मंच पर हो चाहे दूसरे मंच पर हो ये की जा रही है, तो ये बहुत ही सराहनीय है। और आप जो सब भी दर्शक लोग इतने भीषण ठंड में आए हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहूँगा कि क्या मैडम कुछ सवाल पूछ लेते हैं। हाँ? तो आप लोगों में से जिन्हें के मन में कुछ सवाल हो, जिज्ञासा हो, तो वो सवाल कर सकते हैं। हालांकि लाइट इतनी ज्यादा इधर आ रही है कि हम आप कौन लोग इधर बोल पाएंगे वो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, है ना। तो सवाल हो तो जरा पूछ लें। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ बोलिए। हाँ, मेरा सवाल ये था कि जैसे हम लोग पर्यावरण वगैरह की बात करते हैं, झारखंड के आसपास बहुत सारे झरने हैं या मतलब घूमने फिरने की जो जगह है जहाँ पे सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, लेकिन पर्यटन को जब बढ़ा, जैसे मैं 5 साल पहले एक फॉल गया था, दसम फॉल के आसपास, तो वहां पे मैंने देखा कि जब उस समय जाना उस जगह को डर समझा जाता था कि हाँ जाना से हमें कुछ खतरा है, तो वो जगह उस समय ज्यादा सुंदर थी। लेकिन जब लोगों में डर मिट गया कि अब कोई जा सकता आराम से, अब वो ज्यादा और बिगड़ती जा रही है। तो हम ये देखते हैं कि वहाँ के गाँव में या वहाँ की जो ग्राम सभाएं हैं उनमें वो चेतना नहीं है कि किस तरह से हम जो बाहर से टूरिस्ट मतलब घूमने के लिए लोग आ रहे हैं उन्हें नियंत्रित करें या उनमें उन सरकार से उस व्यवस्था की मांग करें। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि एक वो लोग आ तो रहे हैं वहाँ पे, उससे एक आय और एक समझ बढ़ रही है, लेकिन एक कहीं ना कहीं ये नहीं है कि समाज में चेतना की। हाँ मैं समझ गया। मैं आप कहना चाह रहे हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो जो हमारे जो प्राकृतिक स्थल हैं तो उसको आप वो लोग प्रदूषित कर रहे हैं, उसमें गंदगी फैला रहे हैं, संभवतः यही कह रहे हैं ना। तो अब उसकी मतलब उसका समस्या वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, उनमें मतलब या वहाँ की ग्राम सभाओं में वो चेतना कब आई कि मतलब हमें इस चीज, जैसे सिक्किम में लोग मतलब नॉर्थ ईस्ट में इसमें लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको वो समझाएंगे कि ये चीज ऐसे करनी है, पर यहाँ के पर्यटन गति में उस तरह का कोई नहीं दिखता है। एक मिनट, ये पर्यटन की जो अभी व्यवस्था है हमारे झारखंड में, अभी हाल फिलहाल की बात है, तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा और जैसे जैसे लोगों की समझ बनेगी और इसमें हम आप या जो भी हमारे झारखंड के लोग हैं और जो भी संवेदनशील लोग हैं वो लोग इसमें काम करेंगे, सरकार भी काम करेंगे और हम आप गांव के लोग जो भी हैं वो मिलजुल कर काम करेंगे तो ये जरूर बचे रहेगी। मेरा सवाल ये है कि वो जो वहाँ के जो आदिवासी समाज है, क्या आपको नहीं लग रहा कि वो कहीं ना कहीं भूल गया या इस चीज में से कट गया कि ये व्यवस्था देखे कि ये हमारे जगहों का नाश हो रहा है एक तरह से, और उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठा रहा है, ग्राम सभाएं सब कुछ नहीं कर रही इस तरह से। मैं ऐसा नहीं मानता, भूला जरूर है, लेकिन जैसा कि अभी आपको बता रहा हूँ कि हमारे यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो सचेत हो रही है, उसके प्रति जागरूक हो रही है। और जो पुरानी हमारी पीढ़ी को जो आधुनिक शिक्षा दी गई और एक तरह से जो इन बातों से काटा गया, हमें क्या कहें हमारे अंदर हीन भावना डाली गई, तो उससे नई पीढ़ी उभर कर, क्योंकि वो आधुनिक शिक्षा चाहे अंग्रेजी या जहाँ भी वो नए तरह की तकनीक भी का ज्ञान प्राप्त कर रही है और वो वापस मुझे ऐसा दिखता है नई पीढ़ी जैसे जैसे अपने रूट की ओर लौट रही है। तो हो सकता है कि अभी आपको जो देखना चाह रहे हैं वो नहीं दिख रहा हो, लेकिन मुझे उम्मीद लगती है, मैं बहुत आशावान आदमी हूँ, तो मुझे उम्मीद लगती है कि जो आप जो सवाल पूछ रहे हो उस समस्या का समाधान भविष्य में जरूर अच्छी तरह होगा। अगला सवाल। जोहार सबों को। मैं पार्वती जी से जानना चाहूंगा, मैम ने जल जंगल जमीन के बारे में लिखा है
बाघों के बारे में लिखा है। साथ साथ में मैं देख रहा हूँ भूतों के बारे में भी एक कविता आपने लिखी है। तो हम जानना ये चाहेंगे कि आदिवासी जीवन में भूतों का क्या महत्व है, उनका स्थान क्या है आदिवासी समाज में। शुक्रिया इस सवाल के लिए। हाँ, भूत जंगल में कई तरह की इस तरह की अदृश्य शक्तियां हैं जिस पर आदिवासी यकीन रखते हैं। पुरखों से मैंने इसकी कहानियां सुनी, जैसे बड़ना भूत, उसने क्या किए, जंगल में महुआ रोपे जिससे जंगल सुंदर हुआ। खोड़ भूला, वो भी एक तरह का भूत है। वह क्या करता है, बस बांस के जो झुंड है वहां झूलता है, बच्चों के साथ खेलता है, इस तरह की कल्पना है। और एक भूत है भूला भूत। तो ये कई गांवों में कहानी कही जाती है कि आदिवासी जंगल जाते हुए भटक जाते थे, भूतों ने उनको कभी भटकाया हो, भटक गए हो, फिर वे अपने घर की प्रार्थना करते थे पुरखों से कि हमें रास्ता दिखाएं। तो इस तरह से वे लौटते थे। और कई बार जब त्योहारों में वे जाते थे करम काटने के लिए, तो भूला भूत उनके साथ आता था, साथ में नाचता गाता था, रीझता था। तो इस तरह से भूतों की कल्पना की गई है और इस तरह की भूतों की परिकल्पना वो करते हैं जिनके साथ एक तरह का सहजीवन, जो अदृश्य है उनके साथ भी सहजीवन, जो दृश्य है उनके साथ भी सहजीवन। जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया? जी। ठीक है, अगला सवाल। हेलो पार्वती, सवाल मेरा है, एक हिंदी की प्राध्यापिका होने के नाते आपने जो ये इसके पूरे अपने परिवेश के बारे में अध्ययन किया और अब जो इस विषय को लेकर अपनी कविताएं लिखी हैं, आप भारत में सब जगह जाती हैं, आपकी कविता के प्रति लोगों की रुचि और उनकी प्रतिक्रिया कैसी है, कैसा लगता है आपको? बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं कविताओं का पाठ करने कोलकाता गई थी पिछले वर्ष। तो उन्होंने मेरी कविताओं को पढ़ने से पहले कई ऐसे शब्द जो हमारी भाषा के थे उनको समझा। परता यानी पहाड़, बिनको यानी तारे, इन सारे शब्दों को वो समझना चाह रहे हैं। तो यह है कि जब कोई दूसरी भाषा के लोग आपकी भाषा को समझने की कोशिश करते हैं, तो यह भी एक तरह के सहजीवन को विकसित करने की पारिस्थितिकी और एक पर्यावरण डेवलप कर रही है। तो मुझे बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया मिली है कि वे सीखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, जंगल से उस प्रेम को महसूस करना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुझे सब जगह पर ऐसे अनुभव मिले कि हाँ, मुझे लगा कि आदिवासी और गैर आदिवासी एक साथ रह सकते हैं, जंगल के लोग और मैदानी लोग एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि हर मनुष्य जंगल का ही हिस्सा है। जी, धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आप लोगों ने सवाल पूछे और आप लोगों ने, मालविका जी ने जो प्रोग्राम डायरेक्टर है उन्हें हमें मौका दिया आप लोगों से बात करने के लिए, उन सभी का शुक्रिया। और ये जो आदिवासी जीवन को समझने की, झारखंड को समझने की बात है या अपने देश को समझने की बात है, यह निरंतर आप सभी के प्रयास से चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।